क्या पढ़ा रहा था मैं लास्ट लेक्चर पे? तो मैंने बनाने में बोला नहीं था। पेजेस ऑफ ग्रोथ। ओके, एनसीईआरटी देखिए तो इसकी थिकनेस कम हो गई है क्या? दो है क्या ये? क्या नंबर ऑफ पेजेस उतनी ही है? ओके, इसका पेज पतला कर दिया। नहीं ठीक है, हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं एडिशन का फर्क है। 2019 का है। कई बार क्या होता है ना कि जो अपने मन से ही पब्लिश गलत बोल रहा हूँ, प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो हो सकता है फ्लिपकार्ट वाले ने, या आप उसका ज्यादा शक है। फ्लिपकार्ट ज्यादा ऑथेंटिक है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने यहाँ से ही पब्लिश करके बेचे जा रहे हैं, प्रिंट करवा के। मैं आपको फेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़ा रहा था। ठीक है, तो फेजेस ऑफ ग्रोथ में मैंने आपको बोला था कि आप ग्रोथ को 3 फेजेस पे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी है? मेरिस्टेमेटिक, आपका इलोंगेशन, मैचुरेशन। ठीक है, मैचुरेशन। तो मैंने एक रूट का पिक्चर बनाया था आपको इस तरह से। ठीक है, मैंने बोला था कि यहाँ पे इसका रूट कैप प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ सेल्स जो हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, फिर इसके बाद इसका कुछ रीजन इलोंगेशन वाला है, और फिर बाकी का रीजन उसका जो है मैचुरेशन वाला है। ठीक है, ये वाला रीजन बेसिकली ये मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। फिर अगर आप मेरिस्टेमेटिक सेल्स में देखोगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक अगर देखोगे, मैंने पहले भी बताया है कि जो सेल का साइज होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, सेल में डिवाइडिंग कैपेसिटी होगी, और अगर सेल के अंदर जाते हो तो सेल के अंदर जो है डेंस प्रोटोप्लाज्म आपको दिखेगा। ठीक है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस आपको दिखेगा, या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस लिख सकते हो। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस बड़ा होगा। ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपको दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे अबंडेंट क्या होंगे? अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन हो गया। मतलब अगर इसके बगल में दूसरी सेल है, ये दूसरी सेल है, तो इसके बीच में ढेर सारे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस होंगे। ठीक है, और भी कुछ है, जैसे वेक्यूल ऑलमोस्ट क्या होती है, एब्सेंट होती है। वेक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। जो सेल वॉल है इसका, सेल वॉल कैसा होगा? थिन होगा। ठीक है, सेल वॉल इसका थिन होगा। ठीक है, सिर्फ सेलुलोज का बना होगा, थिकनिंग नहीं होगी। इलोंगेशन वाले फेज में आओगे तो यहाँ पे वेक्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वैक्यूल बनना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो सेल वॉल है उसमें थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सेल वॉल में थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि वैक्यूल बनना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे केस में जब ये आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के न्यूक्लियस कहाँ पे थे, सेंटर में, ठीक है। डिवाइडिंग सेल जो उसमें डिवीजन कैपेसिटी होती है उसमें न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, क्यों, ताकि वो पूरे के पूरे सेल को इफिशिएंटली रेगुलेट कर सके, ओके। और इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि जो है क्या कहते हैं, ये जो इलांगेशन है, जब यहाँ पे वैक्यूल बनना स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पेरीफेरी की तरफ जो है, ठीक है। तो ये आपका जो है इलांगेशन में थोड़ा सेल एक्सपेंड करेगी, ठीक है, सेल वॉल के अंदर थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, अभी कंप्लीट थिकनिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ इलांगेशन के स्टेप हैं। और जो आपका मैचुरेशन है, मैचुरेशन में जो है क्या कहते हैं, ये जो है, ये जो सेल है मैचुरेशन वाली, ये मैक्सिमम साइज गेन करेगी विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्म, विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल थिकनिंग एंड, मतलब कि मैचुरेशन वाली सेल्स में मैक्सिमम साइज होगा विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्म जो है, ठीक है। और मैचुरेशन सेल को आपको पता ही है कि ये मैच्योर होने का मतलब है कि ये किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, ठीक है, इसमें डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये मैंने आपको फेजेज ऑफ ग्रोथ में बता दिया था। अब हम आगे आएंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ से टाइप ऑफ ग्रोथ, टाइप ऑफ, तो जो टाइप ऑफ ग्रोथ है, ग्रोथ के बारे में सारी चीजें बता दी है, ग्रोथ के बारे में सारी चीजें बता दी ना, कि ग्रोथ जो है प्लांट के केस में कैसी होती है, ओपन है, इरेगुलर है, जनरली इनडिटर्मिनेट है, ठीक है, अनलिमिटेड है, लोकलाइज्ड है, ठीक है, मतलब थक गए होगे ग्रोथ पढ़ पढ़ के। ग्रोथ इज परमानेंटली, क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिवर्सिबल इंक्रीज है या इरिवर्सिबल इंक्रीज, कैसे कह सकते हो, मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो नाम ही नहीं लिया है, ठीक है। अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलूंगा तब बोलोगे कि ये क्या है, इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल, ठीक है। चलो खैर, अभी इस पे देखो टाइप्स ऑफ ग्रोथ, आपको दो टाइप की ग्रोथ देखने को मिलेगी यहाँ पे। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ग्रोथ एंड सेकंड वन इज जियोमेट्रिक ग्रोथ, ओके। तो ये जो अरिथमेटिक ग्रोथ है, यहाँ पे माइटोसिस, डिवीजन के लिए सेल में क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस के बाद अगर सिर्फ एक ही डॉटर सेल आगे डिवीजन के लिए प्रोसीड करे और जो अदर डॉटर सेल है वो क्या करे, डिफरेंशिएट कर जाए, तो वो कौन सी ग्रोथ होगी आपकी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो कि फॉलोइंग माइटोसिस, following mitosis only one daughter cells डॉटर स्पेल करो, मेरे दिमाग से स्किप हो गया, सोच रहे होगे डॉटर के स्किप कर दिया, सन स्किप करना चाहिए था। चलो, फॉलोइंग माइटोसिस ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू divide and other one differentiate, other one differentiate, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं, तो सपोज कर लो ये आपकी सेल है, आप नीचे लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड पे चला गया, ठीक है। ये सेल है, अब ये सेल क्या करेगा कि डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, ठीक है। इसमें से एक सेल क्या कर जाएगी, मैच्योर कर जाएगी, डिफरेंशिएट कर जाएगी, और अदर सेल्स में अभी भी डिवीजन कैपेसिटी रहेगी, फिर से दो सेल बनेगी। माइटोसिस से कितने सेल बनते हैं, दो सेल्स बनते हैं, ठीक है। फिर से एक जो है डिफरेंशिएट कर जाएगी, ठीक है, फिर से एक डिफरेंशिएट कर जाएगी, नेक्स्ट फिर से वो सेम चीज होगा, फिर से आपको दो सेल्स मिलेंगे, फिर से आप फिर से एक डिफरेंशिएट कर जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेल थी, यहाँ पे टू सेल्स हैं, यहाँ पे आपके कितने सेल हो गए, 3, इसको इंक्लूड करोगे ना, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और इसके बाद 1 2 3 4,
ये नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से बोल सकते हो, ये एक आपकी सेल है, ठीक है। ये सेल जो है क्या कहते हैं, माइटोसिस जा रही है, माइटोसिस जाने के बाद दो सेल्स बनाती है, ठीक है। एक डिफ्रेंशिएट कर जाती है, फिर से माइटोसिस होगी इसमें, फिर से माइटोसिस होगा, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे एक सेल फिर से डिफ्रेंशिएट कर गया, तीन सेल हो गई, नेक्स्ट ऐसे करके। तो जो प्रोग्रेशन हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स का जो इंक्रीज हो रहा है, वो लीनियर प्रोग्रेशन। कैसा है? लीनियर। इसी लीनियर प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। देखो 1 2 3 4 जो है इस तरह से इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर सेल इंक्रीज हो रहा है तो इसको बोलेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ, ठीक है। इस तरह से जो ग्रोथ हो रही है उसको क्या बोलोगे? अरिथमेटिक ग्रोथ, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में इसको दिखाया गया हुआ है अरिथमेटिक ग्रोथ को, ये वाला पिक्चर है सर, ठीक है, ये वाला पिक्चर, ठीक है। तो माइटोसिस के बाद जो है सिर्फ जो है एक ही डॉटर सेल्स जो है डिवाइड करेगी और जो अदर डॉटर सेल है वो डिफरेंशिएट कर जाएगी इन केस ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ, ठीक है। अब एक और चीज देखो, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में मैं जाऊं इससे पहले मैं इसको पूरा फिनिश कर देता हूं। तो अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूं, ठीक है, ग्राफ में प्लॉट करूं और मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मैं प्लांट की लेंथ को जो है, मतलब जो प्लांट की लेंथ में जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये आपका टाइम है और इधर की तरफ मैं ले रहा हूं लेंथ, लेंथ ऑफ प्लांट, सॉरी लेंथ या हाइट जो भी लेना चाहो, ठीक है, हाइट ले लो, लेंथ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ का कर्व आएगा आपको इस तरह से लीनियर कर्व आएगा, ठीक है। अब अगर कभी ऑप्शन दे दे आपको कि चार और चार ग्राफ बनाया हुआ है और उन ग्राफ में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आपका अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक चीज का ध्यान देना, वैसे तो ये चीज तो आपको याद रह जाएगी, लीनियर ग्रोथ कर्व है, बट ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये कभी यहां से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, ये कभी यहां से स्टार्ट नहीं होगा, तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखना, इस पॉइंट को, ठीक है। और इसकी जो ये जो है, ये जो ग्रोथ कर्व है, ये आपका लीनियर ग्रोथ कर्व है, ठीक है, लीनियर। अरिथमेटिक ग्रोथ के केस में लीनियर ग्रोथ कर्व दिखेगा आपको, ठीक है। और जो इक्वेशन आएगी इसके, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपका एल टी इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी। ये किसका फॉर्म? मेरे से ज्यादा मैथमेटिक्स आती है, मैंने तो 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ी है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c, ओके। तो ये एल टी इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी है। अब देखो इसमें से ये एल टी क्या है? हाइट, हाइट ऑफ द प्लांट एट टाइम टी, टी टाइम पे, ठीक है। ये एल जीरो क्या है? इनिशियल हाइट, जब से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया, ठीक है, ये इनिशियल हाइट। ये आर क्या है? ये रेट है, ग्रोथ रेट, ठीक है। और एनसीईआरटी देखोगे तो इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है बताओगे मुझे? इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, वहां पे ये लिखा हुआ है। तो ये भी याद रखना, ठीक है, कि ग्रोथ रेट है जिसको आप क्या बोल सकते हो? इलोंगेशन पर यूनिट, मतलब जो प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की हाइट में जो इंक्रीज हो रहा है उसी को तो इलोंगेशन बोलोगे ना। वो यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, ठीक है, वो आर बता रहा है आपको। बाकी टी को लिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टी तो आप जानते ही हो, ठीक है। इस समय है वो, पता नहीं किसका कब खराब चल जाए। टाइम, अरे पढ़ने से बाहर निकलो। एक खान सर हैं पटना वाले, कितने लोग जानते हैं? अच्छा, बोलते हैं
कि पढ़ाई में एंटरटेनमेंट मत देखो, एंटरटेनमेंट में पढ़ाई देख लो। जीएस के साथ किया जा सकता है। मैं अगर यहाँ इंटरनेट में वो एंटरटेनमेंट में पढ़ाई देखने लगूं तो 2 साल का सिलेबस चाहिए कि नहीं। तो ये तो आपका लीनियर अरिथमेटिक ग्रोथ हो गया। मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसमें कुछ और भी बताना है। ये याद रखना, लीनियर ग्रोथ जो है ये लीनियर ग्रोथ कर्व है, लीनियर ग्रोथ कर्व। ओके। और अरिथमेटिक ग्रोथ में ये भी क्वेश्चन बोल सकता है कि माइटोसिस के बाद सिर्फ एक ही सेल डिफरेंशिएट कर रही है, किस तरह की ग्रोथ हो रही है वो। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना। आते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ, तो जियोमेट्रिक ग्रोथ में जो है फॉलोइंग माइटोसिस बोथ द सेल्स, बोथ डॉटर सेल्स विल कंटिन्यू टू डिवाइड। ठीक है, कंटिन्यूअली डिवाइड करती रहेंगी वो। ज्योमेट्रिक ग्रोथ की तरफ लिखो। ठीक है, फॉलोइंग माइटोसिस डिवाइड। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आपका ये आपकी सेल है। ठीक है, ये सेल है, और यहाँ पे जब 2 सेल बनी, अब ये दोनों सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगी, तो 2 सेल को जब डिवाइड करेंगे तो कितनी सेल बन जाएंगी? 4 सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, फिर जब 4 सेल्स डिवाइड करेंगे तो कितनी बन जाएंगी? कितने में? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 8। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोग्रेशन है, ये कौन सा प्रोग्रेशन है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह से सेल्स जो है क्या कहते हैं, इंक्रीज करेंगे। अच्छा, एक चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखना जरूरी है। ठीक है, कि अरिथमेटिक ग्रोथ के एग्जाम्पल बताओ या जियोमेट्रिक ग्रोथ के एग्जाम्पल बताओ। चलो, अरिथमेटिक ग्रोथ के एग्जाम्पल बताओ। रूट एंड शूट एपेक्स। ठीक है, तो आप लिख सकते हो रूट एंड शूट एपेक्स। मतलब अगर आप प्लांट देखोगे तो जो उसका एपिकल पार्ट है वहां पे जो ग्रोथ हो रही है ना, वो बेसिकली किस तरह से है? अरिथमेटिक ग्रोथ। अब अपने एनसीईआरटी को देखना है। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो 3 डायग्राम बने ये ग्रोथ वाले पार्ट में। एक अरिथमेटिक ग्रोथ का है, ठीक है, फिर ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ का है जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, वो उधर वाला, और ये, और इसके बाद एक और डायग्राम बना है जिसमें क्या दिखाया है? उसने दिखाया है कि जर्मिनेशन से, जब जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, मतलब जब सीड जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें, या सीड जर्मिनेशन से भी पहले भी किया उसने, उसने जाइगोट लिया। ठीक है, जाइगोट लिया, जाइगोट से क्या बना? इम्ब्रायो बना। इम्ब्रायो से फिर जो है क्या कहते हैं, वो डेवलप करके अगर जर्मिनेशन पार्ट पे जाते हो तो जर्मिनेट करेगा। ठीक है, और चलो जर्मिनेशन पार्ट के बाद जब जो है एपिकल ग्रोथ स्टार्ट होगी, मतलब प्लांट बड़ा हो चुका है और जब एपिकल ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, तो वहां पे कुछ इस तरह से पिक्चर बनाया, जहां पे यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनमें कंटिन्यूअसली जो है ये अरिथमेटिक ग्रोथ हो रही है, बाकी सेल्स डिफरेंशिएट कर गई हैं, बाकी सेल्स क्या कर गई हैं? डिफरेंशिएट कर गई। ठीक है, तो सिर्फ उसमें यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जो अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलो कर रही हैं। ठीक है, और उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि बेसिकली जो प्लांट है उसको अगर आप जाइगोट से कंसीडर कर रहे हो तो उसमें आपको पहले जियोमेट्रिक ग्रोथ दिखेगी और इसके बाद उसमें क्या दिखेगी? अरिथमेटिक ग्रोथ दिखेगी। तो एनसीईआरटी में देखना उस पिक्चर को, अभी अगर हो तो अभी देख सकते हो, जिसके पास है उस पिक्चर को देखो और एनालाइज करो कि वो क्या बताना चाह रहा है आपसे। मैंने आपको बता दिया उसमें कि प्लांट्स में वो दिखा रहा है कि आपकी जियोमेट्रिक ग्रोथ और अरिथमेटिक ग्रोथ दोनों हो रही है। ठीक है, दोनों हो रही हैं।
तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल मत भूलना रूट एंड रूट एपेक्स का, और जियोमेट्रिक ग्रोथ का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, ये इसको और क्या लिखा जा सकता है एम्ब्रायो के जगह में, सीड, उसी के तो अंदर एम्ब्रायो है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड, ऑल, हाँ वही तो लिखाने जा रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ऑल सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, ये भी लिख लो, ठीक है। ये भी, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, बता सकते हो कोई कि मैं इसमें अभी तक क्या नहीं लिखा मैंने? सीजनल एक्टिविटी के दौरान जो ग्रोथ होती है, ठीक है, जैसे पतझड़ के बाद जो ग्रोथ होती है वो अचानक से होती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो सीजनल, सीजनल एक्टिविटी। भूलना मत, पूछ सकता है कि जो सीजनल एक्टिविटी वाली ग्रोथ है वो किस कैटेगरी में जाती है, अरिथमेटिक में या जियोमेट्रिक में। अभी जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व का मतलब जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होगा। यहाँ पे आप टाइम ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, ठीक है। उसने एक्चुअली W1 करके रिप्रेजेंट किया है। अब W1 का मतलब नहीं है कि बायोमास की बात कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो हाइट हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पढ़ने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, W1, और W1 आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक साइज, हाइट, वॉल्यूम, कुछ भी, इट्स, ठीक है, ये हो सकता है। तो W1, और इसमें इसमें जो ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो आपको इस तरह से सिग्मोइड ग्राफ मिलेगा। एक मिनट, हर बार जब मैं ये बनाता हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको बिल्कुल पैरेलल लाइन कर देता हूँ, जबकि ये पैरेलल होता नहीं है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये, तो ये सिग्मॉइड ग्रोथ करवाएगा। तो कैसा ग्रोथ करवाएगा? सिग्मॉइड। इसी को क्या बोलते हैं? एस सेल, ठीक है, सिग्मॉइड और एस सेल, ठीक है। अब ये सिग्मॉइड में, चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ, इस चीज को मैं बाद में बताता हूँ, अभी बस इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो आप, ठीक है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो, वो होगा W1 इक्वल टू W0 e की पावर RT, ठीक है। तो W1 क्या है? फाइनल। अगर मैं साइज की बात करता हूं तो आप फाइनल, ठीक है, साइज बोल सकते हो, ठीक है, फाइनल साइज। ये क्या है? W0 इनिशियल, इनिशियल साइज बोल सकते हो। ई एक्सपोनेंशियल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आर इसमें जरूरत है, उसको देख लो, आर क्या है? आर है रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव, अभी मैं बताऊंगा कि रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, ठीक है। आर इसके रिलेटिव ग्रोथ रेट, और टी को जरूरत नहीं है मुझे बताने की, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है, और सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में आपको मैंने जैसे बोला कि इसमें एक्चुअली नेचुरली अगर आपको देखोगे ना, ठीक है, तो ये सिग्मॉइड कर्व भी देखने को मिलेगा ज्यादातर टाइम, ठीक है। नेचुरल कंडीशन में जो ग्रोथ देखने को मिलेगी, मुझे बच्चे एनसीईआरटी देना मेरे दिमाग से, या एक मिनट रुकना, शायद मेरे पास होगा।
ठीक है। सिग्मॉइड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें जो कर्व दिखता है, उसमें ग्रोथ का जो कर्व दिखता है वो जनरली कैसा दिखता है। ठीक है, सिग्मॉइड कर्व दिखेगा। अब ये अगर सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व देखोगे, ठीक है, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, इस तरह से ना लिखो, इसी पे लाइन लिख दो। ठीक है, तो इसमें इस ग्रोथ कर्व में आपको इस तरह से नेचुरल कंडीशन की बात की जा रही है। इसमें आपको 3 फेजेस नजर आएंगे। इन्हीं 3 फेजेस को मैं उस दिन एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, इन्हीं 3 फेजेस को मैं बोल रहा था। एक है आपका लैग फेज, दूसरा है आपका लॉग फेज, इसी लॉग को इसका एक और नाम दे दिया जाता है एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, और तीसरा है आपका स्टेशनरी फेज और प्लेट्यू फेज। अब लैग फेज वाला जो फेज है, दिस इज द फेज ऑफ इनिशियल ग्रोथ। ये कौन सा फेज है? फेज ऑफ इनिशियल। यहां पे इनिशियल ग्रोथ होता है। ठीक है, ये वाला फेज अगर यहां से मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूं तो ये जो फेज है कौन सा फेज है? ये लैग फेज। ठीक है, लैग फेज। इसके बाद आपका ये देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। तो ये जो फेज है कौन सा फेज है? लॉग फेज। तो इसको बोलते हैं ग्रांड फेज ऑफ ग्रोथ। ग्रांड फेज ऑफ ग्रोथ, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा फेज है जो ग्रांड फेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इसके बाद इसके दौरान क्या होगा? ग्रोथ रेट बिकम जीरो, डिक्रीज। ठीक है, ग्रोथ रेट बिकम जीरो। धीरे धीरे करके आपका जो ग्रोथ रेट है जो है वो जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट जो है नहीं सप्लाई कर पाएगा। इतना इतना अवेलेबिलिटी, मतलब जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ होती चली जा रही है, ठीक है, वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर लेगा। और जब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो वो अपने आप जो है प्लेट्यू फेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक और चीज लिख लो यहीं पे, एफिशिएंसी इंडेक्स। एफिशिएंसी इंडेक्स क्या है? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू मटेरियल, उसी को क्या बोलते हो? इज द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू मटेरियल। ठीक है, इज नोन एज एफिनिटी इंडेक्स। एफिनिटी। इस तरह का ग्रोथ आप कर्व आप जो है एक बार फिर से कहां पे पढ़ोगे? कॉलेज से ये पढ़ चुके होगे शायद, अगर जिसने पढ़ा। ठीक है, तो नेचुरल कंडीशन में आपको सिग्मॉइड कर्व ही मिलता है। कुछ जगह पे आपको ग्रोथ के लिए पॉपुलेशन के टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, आपको जे शेप ग्रोथ कर्व मिलेगा, लीनियर टाइप का। ठीक है, यहाँ पे लीनियर बोलना पॉसिबल है। ठीक है, बट जब आप पॉपुलेशन की बात करते हो, पॉपुलेशन इंक्रीज की बात करते हो, तो वो बेसिकली जे शेप्ड कर्व बनता है। ठीक है, इस तरह से जे शेप्ड कर्व बनता है। और ये फिर अचानक एक दिन क्या होता है? नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस
पूरे निल हो जाते हैं। जैसे रिसोर्सेस निल होंगे पॉपुलेशन सीधे डिक्लाइन कर जाएगी। ठीक है, तो जे शेप कर्व जैसे इंसेक्ट पॉपुलेशन, इंसेक्ट की पॉपुलेशन बहुत तेजी से राइज करती है और फिर राम नाम सत्य हो जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम ग्रोथ कर्व पढ़ चुके हैं अभी। अब आते हैं ग्रोथ रेट पढ़ने। ठीक है, तो दो टाइप की ग्रोथ रेट मिलेंगे। सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं कि ग्रोथ रेट है क्या, बड़ा आसान तरीका। ठीक है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम जो है उसको क्या बोलोगे, ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको बोलोगे आप। अब यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, वो सेकंड भी हो सकता है, वो आवर्स भी हो सकता है, वो मिनट भी हो सकता है। ठीक है, यूनिट टाइम में अगर आप ग्रोथ, एक चीज गड़बड़ हुई है, देखो इंक्रीज इन ग्रोथ, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम ग्रोथ रेट। अब ये ग्रोथ रेट आप दो तरह से देख सकते हैं, मतलब और भी तरीके हैं, पर हमको यहाँ पे देखने कितने वेज से है, टू वेज। कौन कौन से हैं, एक है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जिसको आप शार्ट में क्या बोलते हो, एजीआर। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, आरजीआर। ठीक है, अब ये जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है ये तो बहुत आसान है। ठीक है, टोटल ग्रोथ जो है, ये टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम आप बोल सकते हैं कि एक यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ हो रहा है टोटल। ठीक है, तो आप सीधे सीधे बोल दे टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। अच्छा, ये मैंने इंक्रीज लिखा है, इंक्रीज से आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो ग्रोथ पर यूनिट टाइम लिखा था तो वो गलत था, वो गलत नहीं था। ठीक है, वो भी सही था। ठीक है, पर अभी अभी मैं कुछ चीज बताऊंगा तो जहां पे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो फिर वो दिक्कत करेगा। तो ये टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम जो है उसको क्या बोलते हो आप, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ओके, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। और अच्छा, यहाँ पे भी इसको भी बता देता हूँ कि जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है, ये जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है, ये जितनी भी ग्रोथ हो रही है यूनिट टाइम में, जितनी भी ग्रोथ यूनिट टाइम में हो रही है उसको आप कंपेयर कराओगे इनिशियल ग्रोथ से। ठीक है, मतलब सपोज करो टाइम टी पे जो है उसका, सपोज करो एक लीफ है, उसका जो है जो एरिया था वो कितना था, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और टाइम t1 पे उसका एरिया बढ़ के हो गया कितना, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है वो तो सीधे सीधे हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, खत्म। पर जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है उसको क्या निकालोगे कि जो यूनिट टाइम में जो ग्रोथ हुई है कितनी, 10। यूनिट टाइम में तो 10 ही हुई ना इंक्रीज। ठीक है, यही इसी के लिए मैंने इंक्रीज लिखा था वहां पे। ठीक है, तो जितना इंक्रीज हुआ 10 हुआ, उसको कंपेयर कराओगे आप इनिशियल वाली से। ठीक है, तो ये बेसिकली रिलेटिव, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रिलेटिव है, ये कंपेरेटिव ग्रोथ है, ये कंपेरेटिव ग्रोथ रेट है, और ये एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। ये एक्चुअली बता रही है कि एक्चुअल कितना ग्रोथ हुआ है, ये एक्चुअल कितना ग्रोथ है। और ये क्या बता रही है, ये पिछली ग्रोथ से, जो इनिशियल ग्रोथ थी उससे कंपेयर करवा रही है। ठीक है, ये उससे कंपेयर करवा रही है रिलेटिव ग्रोथ। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, पहले लिख दो relative growth rate is total growth rate in total growth per unit time, unit एनसीईआरटी में ऑन कॉमन बेसिस लिखा हुआ है। ठीक है, मैं उसको अभी नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान दो। द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इन कंपैरिजन टू इनिशियल ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ।
जो इनिशियल ग्रोथ थी उसके रिस्पेक्ट में आपको रिलेटिव ग्रोथ रेट बतानी, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी में एनसीईआरटी की लाइन रट लेना, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ, उसमें टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम एंड कॉमन बेसिस, ठीक है। तो रट लेना, क्योंकि हो सकता है वो लाइन ही उठा ले, ठीक है। मैं तो आपको बस अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूं कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट है क्या। अब एक लीफ पे एग्जांपल देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कैसे हैं, क्योंकि वो एक बार पूछा गया है क्वेश्चन। चलो यहां पे मैं एक लीफ लेता हूं, ठीक है, और एक ये दूसरी लीफ ले रहा हूं। इसका सपोज कर लो अभी जो एरिया है वो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो एरिया है अभी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, और आफ्टर 7 डेज इसका जो क्या कहते हैं, जो एरिया है या इसका जो ग्रोथ है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है। 7 डेज में सपोज कर लो हो जा रहा है कितना, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये सपोज कर लो आपका 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और आफ्टर 7 डेज ये आपका हो जा रहा है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये 7 डेज के बाद की बात बता रहा हूँ, ये जो आपको, या इसको डॉटेड कर लो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इनको सबको इस तरह से कर लो। तो अगर यहां से मैं आपको एजीआर कैलकुलेट करने की बात करूं, एब्सोल्यूट ग्रोथ, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ इसमें देखो कितना होगा, फाइनल माइनस, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो एजीआर यहाँ पे कितनी होगी जाके आपका 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी कितनी होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। बट रिलेटिव ग्रोथ रेट देखो आप, यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेता हूँ रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। तो रिलेटिव में ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल, और इसको कंपेयर करवाओगे इनिशियल ग्रोथ से, ठीक है। तो कितना हुआ, मतलब इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय इनिशियल ग्रोथ, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर जो यूनिट टाइम आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें कितना ग्रोथ हुआ है उसको किससे कम करवाओगे, इनिशियल ग्रोथ से। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10, यही तो होगा ना। और ये आ जाएगा आपका, परसेंटेज पे जाओगे तो 100%, ठीक है। 100% मतलब जितना उसका पहले था सरफेस एरिया उसके डबल हो गया, उससे वहां से तो दिख ही रहा डबल हो गया, ठीक है। इसके केस में देखो आप, इसके केस में देखो रिलेटिव ग्रोथ रेट, तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल 10 डिवाइडेड बाई इनिशियल 50, तो ये कितने परसेंट हो गया, 20, मतलब रिलेटिव ग्रोथ रेट चेंज हो गया कि नहीं। अब वो इतना बेवकूफ तो नहीं है कि आपसे ये दोबारा से यही सेम क्वेश्चन पूछ लेगा, वो नहीं पूछेगा। वो पूछेगा जो है आपसे कि ये कंडीशन है, जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो दोनों में जो है रिलेटिव ग्रोथ रेट, मतलब दो लीफ दे रहा है, ठीक है, ए एंड बी, सपोज करो ये ए लीफ दिया है और ये बी लीफ दिया है, और ऑप्शन बनाएगा कि जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है दोनों में सेम होगा या डिफरेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही पिक्चर बनाएगा, सारा यूनिट सारा आपको दे देगा, बट पूछेगा कि रिलेटिव ग्रोथ से इग्नोर हो सकता है एक ऑप्शन बना दे एब्सोल्यूट ग्रोथ विल बी सेम, हो सकता है दूसरा बना दे रिलेटिव ग्रोथ रेट विल बी सेम, हो सकता है बोल दे बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट विल बी सेम, और फोर्थ में बोल दे कि जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो क्या होगी, डिफरेंट। तो दिमाग में रखना, बहुत सिंपल सी चीज है, मुझे पता है बहुत सिंपल सी चीज है, पर गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आपको इन केस में, इस तरह के केस में आपको सेम दिखेगा, जबकि जब रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो वेरी कर जाएगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट वेरी कर जाएगा। तो यहां से आपका ग्रोथ रेट भी फिनिश हो गया है। अब आते हैं आगे, कंडीशन
और इसकी डेफिनेशन तो आप एनसीईआरटी से, मैं ही लिखा देता हूँ, रुक जाओ क्या लिखा होगा। इन कंपैरिजन टू इनिशियल पैरामीटर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, ये चीज एनसीईआरटी ने लिखी। ठीक है, चलो आते हैं कंडीशन ऑफ ग्रोथ पे। वो कौन सी कंडीशन है जो ग्रोथ के मतलब प्लांट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि प्लांट को कौन सी कंडीशंस हैं जो ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। बिना ऐसे तो नहीं है कि उसको आप प्रॉपर कंडीशंस नहीं दोगे, ठीक है, और वो ग्रो करेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो आप लिख दो कंडीशन और रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, कंडीशन ऑफ ग्रोथ। तो जो कंडीशन है ग्रोथ की, उसमें से कुछ वेरी एसेंशियल, बहुत एसेंशियल। आप क्वेश्चन वो अगर पूछना होगा तो यही पूछिए कि आप कौन सी वेरी एसेंशियल, आप बता सकते हो मुझे कौन सी वेरी एसेंशियल। वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब ये जो वाटर है, ये वाटर जो एक्सपेंशन है, एलोंगेशन है, ठीक है, सेल का या प्लांट की जो ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, स्पेशली सेल के लेवल पे समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जो एक्सपेंशन है सेल का, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ इट अकर्स बिकॉज ऑफ द वाटर। मतलब कहने का कि एक सेल इतनी बड़ी है, वो सेल जो है इतना बड़ा हो रहा है, उसमें किसका रोल, वाटर। ठीक है, वाटर का। तो लिख सकते हो एक्सपेंशन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ, और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू टर्जिडिटी। ये टर्जिडिटी की वजह से होता है। अब जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बताऊंगा तो वहां पे कुछ टर्म्स हैं लाइक टर्गर प्रेशर वगैरह, वो वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, और दूसरा वाटर का रिक्वायरमेंट क्या है, एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक रिएक्शंस। बिना वाटर के एंजाइमेटिक रिएक्शंस होगी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एंजाइम्स हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक, क्या बोलोगे। नोट्स पढ़ा है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है। मेरे एक्सप्रेशन को पहचानने की कोशिश करोगे तो पहचान ही नहीं पाओगे क्या है। अगर समझ सकते होते तो यहीं से समझ लेते। हाइड्रोफिलिक है वो, तो कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए। ठीक है, और मैंने अपने नोट्स में लिखा भी रखा है कि एंजाइम्स जो है हाइड्रोफिलिक होती है, बिना वाटर के वो काम नहीं करती। O2, O2 किसके लिए रिक्वायरमेंट है इसमें, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, ये सीधे सीधे लिख दो, रेस्पिरेशन। ठीक है, एनर्जी एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। और न्यूट्रिएंट्स में दोनों मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, इससे क्या मिलता है, एक तो एनर्जी मिल रही है इसको, इससे एनर्जी मिल रही है, और दूसरी क्या चीज मिल रही है, प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म।
हालांकि सारे इंटर रिलेटेड है, सारे इंटर रिलेटेड है, तो ये तो वेरी एसेंशियल है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा ज्यादातर, ये तीन तो आपको वेरी एसेंशियल दिख गए हैं, इसमें से कोई एक इनकॉर्पोरेट कर सकता है, पूछेगा कि कौन सा नहीं है वेरी एसेंशियल, ठीक है। इसके अलावा आपका टेम्परेचर, ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल सिग्नल है। अब एनवायरमेंटल सिग्नल में क्या रखा है उसने, बताओ। सनलाइट एंड ग्रेविटी, ठीक है। सोच रहे होगे तो हमने तो पढ़ा ही ना, समझ में आता है एनसीईआरटी में कितनी चीजें हैं। मैं कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा रहा हूं। और अन अकेडमी पढ़ा है सब चीजें, वो तो बिल्कुल डिट्टो सर वो लाइन। क्या हो गया? न्यूट्रिएंट में माइक्रो के पहले क्या लिखा है सर? कहाँ पे बच्चे, न्यूटन में माइक्रो, माइक्रो एंड माइक्रो, क्लास में आके पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, तो क्या वो बोर्ड पे टीचिंग करते हैं पूरा, मतलब कुछ वो ही नहीं है ये, फिर एनसीईआरटी वो यूट्यूब वाले लेक्चर ऐसे क्यों करते हैं? ओके, नहीं पर बच्चे बहुत सारे टीचर्स का है वो स्टिल एनसीईआरटी शो करते हैं प्रेजेंटेशन में। अच्छा, सही है। तो अच्छा, डाउट वगैरह के लिए क्या करते हैं? नहीं जैसे पूछना है तुम्हें डाउट, तो फेस टू फेस। बच्चे कैसे पॉसिबल है कि मतलब कितना बच्चा पढ़ता है यहाँ पे? जब पिछली बार आई थिंक 60-70 स्टूडेंट था तो हालत खराब हो जाती थी, 60-70 स्टूडेंट में, जबकि एक्टिव बच्चा 60-70 में सिर्फ ऑलरेडी 10 बच्चा था, बट उसको भी डाउट बताने में हालत खराब हो जाती थी। चलो चलो, ये बोलना नहीं चाहिए, मैं पहले माइक ऑफ कर लेता हूँ फिर बोल।
मैं कहाँ पे आ गया था, मुझे तो कंडीशन ऑफ ग्रोथ मैंने फिनिश कर दी है। अब आते हैं आगे। मैंने मेजरमेंट्स ऑफ ग्रोथ करवा दिए थे ना? हाँ, मेजरमेंट्स ऑफ ग्रोथ करवा दिए। कुछ डेफिनेशंस मुझे करवानी है, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले दिखाऊंगा डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन क्या है? जब एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती है पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं, फिनोमिना को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्हेन अ मेरिस्टेमेटिक सेल mature to perform a particular function, known as differences। उस जो है उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब आपको अगर याद होगा तो मैंने शायद एनाटॉमी में आपको पढ़ाया था, ये आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है, ये आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल में ही क्या कैपेसिटी होती है? डिवीजन की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो जब भी ये पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अपने आप को मेच्योर करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, तो इसकी डिवीजन कैपेसिटी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, ठीक है, या इसको डिफरेंशिएटेड सेल लिखो, बेटर टर्म है डिफरेंशिएटेड, ये डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएटेड सेल्स में क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ डिवीजन कैपेसिटी, सेल डिवीजन कैपेसिटी, सेल डिवीजन कैपेसिटी अपनी लूज कर देगी। और ये जो प्रोसेस हुई है पूरी, कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल ने अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया, मेच्योर कर लिया, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो मेच्योरेशन है, इसी प्रोसेस को आप बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन। अब एक टर्म है डी डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन क्या है? कि ये जो डिफरेंशिएटेड सेल, इसका एक और नाम दिया जा सकता है, क्या बोल सकते हो इसको? क्या? अरे बच्चे तेजी बोला करो, मुझे एक बात नहीं समझ में आती, डरने की क्या जरूरत है? परमानेंट सेल, ठीक है, परमानेंट सेल। मैं तो अभी गुस्साता ही नहीं हूँ तुम्हारी क्लास में, तो पिछले साल बहुत डांटता था बच्चों को, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा कोई क्लास नहीं होता था जब मैं भड़क नहीं जाता था मेरी क्लास में। और तुम लोग हो कि बिना डांटे ही डरे पड़े हुए हो। बहुत सीधे शांत स्वभाव के शालीन बच्चे हो। जान के बेइज्जती की। चलो आ जाओ यहाँ पे। तो ये जो परमानेंट सेल है, अगर ये परमानेंट सेल वापस से अपना मेरिस्टेमेटिक नेचर गेन कर ले, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलोगे? डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन। क्या हुआ? डिफरेंशिएशन, ठीक है, लिख दो, है ना, परमानेंट सेल या डिफरेंशिएटेड सेल regain its मेरिस्टेमेटिक नेचर। अच्छा, अगर जैसे ही बात आती है मेरिस्टेमेटिक की ना, तो तुरंत दिमाग में एक चीज दौड़ जाना चाहिए, क्या? कि ये कौन सी सेल है? डिवाइडिंग सेल, ठीक है। regain its मेरिस्टेमेटिक नेचर।
known as, ये इस तरह से लिखो, the process is known as, the process is known as de-differentiation. de-differentiation, ठीक है। एग्जाम्पल दो, फटाफट दो एग्जाम्पल। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अब तो बता देना चाहिए, तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ। आपको याद होगा जो मैंने एनाटॉमी में सारी चीजें बताई हुई, ठीक है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। अच्छा, कुछ ये तो नेचुरल हो गया, ये तो नेचुरल हो गया। अगर मैं आपसे बोलो आर्टिफिशियल, लाइक टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में भी क्या है ऐसा जो जो डिफरेंशिएशन से बनता है? कैलस एंड टिश्यू कल्चर, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कैसे कैलस होता है। एक परमानेंट सेल ही है किसी भी प्लांट का जो थोड़ा सा यंग पार्ट हो, ठीक है, उसको काट के आप न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दो, ठीक है। और न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होने चाहिए? ऑक्सीजन भी होना चाहिए और साइटोकाइनिन भी होना चाहिए। तो ये जो पार्ट है इसको नाम दिया जाता है एक्सप्लांट, ठीक है, एक्सप्लांट। तो ये जो है क्या कहते हैं, क्या बना लेगा? डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाएगा, ठीक है। और उसी डी डिफरेंशिएटेड सेल को क्या बोलोगे? कैलस। अब इस कैलस में ये एबिलिटी है, ये पूरा प्लांट डेवलप कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास डिवीजन कैपेसिटी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डी डिफरेंशिएशन। अब अगर ये डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स वापस से परमानेंट सेल बनाना स्टार्ट कर दे, तो प्रोसेस विल बी नोन एज रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन तो लिख दो यहां पे, when a de-differentiated meristematic cells, ये टर्म मत भूलना, ठीक है। de-differentiated meristematic cell या सिर्फ सेल लिख सकते हो, ठीक है। de-differentiated cell, meristematic cell में लिख देता हूं पूरा, ठीक है। रीगेन, सॉरी, differentiate to perform particular function known as, उसको क्या बोलोगे? redifferentiation. The process is known as redifferentiation. कोई एग्जांपल बता सकते हो मुझे? उस पे कंसंट्रेट करो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ में आपको पता है जाइलम भी आपका है, फ्लोएम भी आपका है, और बताओ, फटाफट बताओ एक और। कॉर्क, फेल्लम, सब लिखूं कि ना लिखूं? लिखा तो ऑलरेडी है तुम्हारे पास, कितनी बार लिखोगे एक ही चीज को? तो ये तो हो गए तुम्हारे तीन चीजें हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, कहीं ये मत सोच लेना कि डिफरेंशिएशन सिर्फ लिविंग होगा। ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंशिएशन इस तरह का हो कि सेल मैच्योर होने के बाद क्या हो जाए? नॉन लिविंग। एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि डिफरेंशिएशन हुआ और डिफरेंशिएशन होने के बाद सेल ने अपने आप को किस तरह से मॉडिफाई कर लिया? नॉन लिविंग हो गई, लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, लॉस ऑफ न्यूक्लियस हो गया, लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड लॉस ऑफ न्यूक्लियस। एग्जांपल दो। पर बार्क को, बच्चे बार्क को कुछ और बोलो। बार्क में तो कितनी चीजें आ जाएंगी बार्क के अंदर, तो फिर सेकेंडरी फ्लोएम तो आपका कैसा है? लिविंग। कैसे फिर उसको बोलोगे?
सीधे सीधे बोलते हैं ना उसको फिल्म, वो भी है फिल्म, तो आपका क्या हो जाता है धीरे धीरे करके डेड हो जाता है। अच्छा उसको भी नहीं बोलना चाहते हो, जो मैं पूछना चाहता था, जाइलम, जाइलम की जो क्या कहते हैं वेसल्स, ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर्स हैं वो क्या है, मॉडिफाई करके अपने आप को नॉन लिविंग कर लिया है। तो ये, और ये एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए तो मैं इस चीज पे फोकस कर रहा था। तो ध्यान से एनसीईआरटी रीड करो। टाइम कितना हो बच्चे? आओ देखते हैं डेवलपमेंट क्या चीज, डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है आपका सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अगर आपको पहला लेक्चर याद है तो पता होना चाहिए, स्टार्टिंग यहीं से की थी मैंने। ठीक है, ये डेवलपमेंट क्या है, दिस इज द सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन को या मार्फोजेनेसिस प्लस डिफरेंशिएशन को आप क्या बोलोगे, डेवलपमेंट। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी एक और चीज लिखती है कि ऑल द चेंजेस अकरिंग फ्रॉम जर्मिनेशन टू द सेनेसेंस, या सीधे सीधे बोल दो डेथ, टिल डेथ। ठीक है, जितने भी चेंजेस प्लांट के अंदर उसके जर्मिनेशन से लेके टिल डेथ आते हैं, उन सबको क्या बोलते हो आप, उन सबको मिला के डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उस डेफिनेशन को भी याद रखना। ठीक है, कि जितने भी चेंजेस हैं, ठीक है, कहां से लेके जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से, जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेशन से आपका जो है टिल डेथ ऑफ प्लांट, टिल डेथ ऑफ प्लांट। ठीक है, इसके अंदर जितने भी चेंजेस आए हैं, ऑल चेंजेस, ठीक है, उसी इस पूरे के पूरे इस उस पूरे के पूरे उस चीज को क्या बोलोगे आप, ये भाई डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है, अब डेवलपमेंट पे इसमें भी आपको देखने पड़ेंगे कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, जर्मिनेट करेगा प्लांट, कुछ ना कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे। ठीक है, वैसे वैसे एक चीज देखो कि हुआ क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है, वही चीज वहां पे देखनी, मेरिस्टेमेटिक सेल क्या हो गई होगी, क्या बनी होगी, मेच्योर सेल बनी, और मेच्योर सेल का नाम सत्य हो गया होगा डेथ। इसी को आप या तो लिख दो सेनेसेंस। ठीक है, आप डेथ से पहले लिख दो सेनेसेंस, नहीं डेथ ही रहने दो। ठीक है, अभी तो इसमें कुछ और चीज बतानी। तो ये प्रोसेस हुई, पहले मेरिस्टेमेटिक सेल जब जर्मिनेट किया सीड ने, तो आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनी, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट जो प्रो एम्ब्रायो था, प्रो एम्ब्रायो के अंदर प्रो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, और उन्होंने क्या किया, वो मेच्योर सेल्स पे चेंज हो गई, अपने आप को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया, मेच्योर सेल पे चेंज हो गई। और जब मेच्योर सेल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है, मतलब जो पर्पज था लाइफ का वो कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा, डेथ हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे जो डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। चलो आगे आ जाओ। अब देखो ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, मैं इसको बाहर की तरफ लेके आता हूं। मेरिस्टेमेटिक सेल ये आपका है मैच्योर सेल, ये हो गया डेथ। तो मेरिस्टेमेटिक सेल से मैच्योर सेल के बनने में कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए होंगे। जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल ने एक चीज को क्या की, डिवीजन किया। ठीक है, डिवीजन करके ढेर सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स बना ली। ठीक है, क्योंकि उसको ढेर सारी सेल्स बनानी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जब जब मेरिस्टेमेटिक सेल को मैच्योर सेल की तरफ चेंज होना है, तो सबसे पहले क्या करेगी वो, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी, अपने प्रोटोप्लाज्म को इंक्रीज करेगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसको मैच्योर सेल में चेंज होना है, तो ये सबसे पहले अपना साइज बढ़ाएगी। ठीक है, अपना साइज बढ़ाएगी, फिर ये आपका क्या करेगी, मैच्योरेशन की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे जो इस पूरे इसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब इस पूरी की प्रोसेस में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए हैं जो कि डेवलपमेंट का पार्ट बनते हैं, वो सबसे पहले क्या हुआ होगा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ।
ठीक है, मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी सिंथेसिस हुई, फिर इसके बाद क्या हुआ होगा, एक्सपेंशन, सेल वॉल एक्सपेंड की, ठीक है, और फिर इसके बाद आपका क्या हुआ होगा, डिफरेंशिएशन, सेल अपने आप को क्या कर ली होगी, डिफरेंशिएट, और जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैच्योर सेल। तो समझ में आ गया कि मेरिस्टेमेटिक सेल से मैच्योर सेल के बीच के जो इवेंट्स हैं ये कौन से, एक प्लाज्मेटिक ग्रोथ, फिर एक्सपेंशन, देन डिफरेंशिएशन। अब आपसे वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पूछेगा, हो सकता है, क्योंकि अभी क्वेश्चन नहीं आया, बस पिक्चर बना हुआ है वहां पे, ठीक है, तो हो सकता है आपसे बोले तो वो आपको मेरिस्टेमेटिक और मैच्योर सेल के बीच में तीनों सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स डाल देगा, ठीक है। अब इन्हीं को वेरी कराएगा वो, ठीक है, कि इसमें से पहले एक्सपेंशन को पहले ले आएगा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ को बाद में ले जाएगा, ठीक है। तो आपको ये इवेंट्स ध्यान में रखने हैं कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल में हो सकता है इसको भी इंक्लूड कर ले वो एरो बना बना के, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जब मेच्योर सेल हो गई तो मेच्योर सेल से डेथ के बीच में एक ही चीज होती है क्या, सेनेसेंस क्या है, किस चीज को सेनेसेंस बोलते हो आप, प्रोग्रेसिव ब्लड, ग्रेजुअल, यही तो है सेनेसेंस, ठीक है, ग्रेजुअल डिग्रेडेटिव चेंजेस अकरिंग इन सेल टिश्यू और ऑर्गन, ठीक है, सेल टिश्यू और ऑर्गन, इसी को आप क्या बोलोगे, सेनेसेंस, ठीक है। एंड सेनेसेंस किसकी वजह से होता है, ये जो सेनेसेंस है ये किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द एजिंग की वजह से। जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ऑर्गेनिज्म अचीव करता है तो उसके बाद से ही क्या स्टार्ट हो जाता है, सेनेसेंस, मतलब आप, और एजिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ओल्डर, आप जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हो उसी को क्या बोलते हैं, एजिंग, ठीक है, उसी को बोलते हैं एजिंग। और एजिंग मतलब जो है क्या कहते हैं, ये जो सेनेसेंस है ये किसकी वजह से होता है, एजिंग की वजह से, ठीक है, क्योंकि एज बढ़ रही है तो धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर डिग्रेडेटिव चेंजेस जाएंगे। डिग्रेडेटिव चेंजेस का मतलब क्या है, कि जो आपका कैटाबॉलिज्म है वो डोमिनेट कर रहा धीरे धीरे ओवर एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो जब कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म के ऊपर डोमिनेट करेगा तो जो है आपके झुर्रियां पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे कि नहीं। अच्छा, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, क्या हुआ, कहां से आवाज आई, किसको दिक्कत है, क्या हुआ, चलो, तो मैं क्या बोल रहा था कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, बट इस एजिंग को आप, मतलब अगर आप न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे हो या अपने प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो तो ये जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तेजी से होने लगेगी, ठीक है। अगर सपोज करो किसी पर्सन को कंटिन्यूअसली अंडर न्यूट्रिशन रखा जाए तो उसके अंदर एजिंग फास्ट हो जाएगी, उसके अंदर एजिंग फास्ट हो जाएगी। चलो, तो यहां से हम आते हैं डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आगे क्या पढ़ना है हमें, नहीं पता, तो बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैंने ये सारे पार्ट खत्म कर दिए हैं। अब आपको याद होगा जब मैं आपको डेवलपमेंट बता रहा था, ठीक है, अब इसको मैं पूरा ही लिख लेता हूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हालांकि डेवलपमेंट के अंदर है ही, अच्छा ना, डेवलपमेंट तो मैंने ये बताया था कि डेवलपमेंट अफेक्टेड बाय सम फैक्टर्स, ठीक है, कुछ फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, और वो फैक्टर आपके कैसे हो सकते हैं,
एक्सट्रिंसिक एंड, हालांकि मैंने कुछ और लिखा था वहां, तो मैंने लिखा था एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, आपका जीन वगैरह भी आ जाती है। अब जीन दो लेवल पे होती हैं, एक आपकी न्यूक्लियर जीन, दूसरी आपकी माइटोकॉन्ड्रियल और प्लास्टिडियल जीन्स, ठीक है। तो बाकी एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात नहीं करनी, क्योंकि ये सब फैक्टर लाइक लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉयल टाइप जो है, ये सब आपके इकोलॉजी का पार्ट है, आप पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर में मुझे सिर्फ डिस्कस करना है आपको, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर में आपके जीन आ जाएंगे, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करना है, और इन फैक्टर्स को आप बोलते हो ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ उसको भी बोल सकते हो, इसको इंटरसेलुलर भी बोल सकते हो, नो इंटरसेलुलर, ठीक है। इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर एक्चुअली क्या है, ये दो सेल हैं, ये और एक सेल बना दो, तो इस स्पेस को आप या तो इंटर सेलुलर बोल लो या एक्स्ट्रा सेलुलर बोल लो, सेम चीज है, ठीक है। इंटरसेलुलर, ठीक है। ये जो है, इसके अंदर हमको डिस्कस करना है ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। तो ग्रोथ रेगुलेटर स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है कि नहीं बच्चों को? लगा मैंने पढ़ा दिया और ऑन ही नहीं किया था माइक। चलो, तो हम आते हैं ग्रोथ रेगुलेटर। ये जो ग्रोथ रेगुलेटर हैं, ये ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, जो कि डेवलपमेंट की प्रोसेस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तभी इनका नाम क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। तो ग्रोथ रेगुलेटर आपके क्या हैं, दीज आर द सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, या टाइम हो चुका है मेरा? अब आप दे नहीं सकते हो टाइम, हाँ, वो मेरे ऊपर है। ठीक। सिंपल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी या ट्रेस अमाउंट बोल सकते हैं, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, और साथ में क्या है, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट, टू द अदर पार्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, माइन्यूट क्वांटिटी में, ट्रेस अमाउंट में जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो है क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट, या आप इस बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट टू द टारगेट ऑर्गन, जहां पे इनको टारगेट करना होता है वहां तक ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। इन प्लांट लिख दो, हालांकि मैं प्लांट तो पढ़ा ही रहा हूं, तो अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में जानना जरूरी है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंपल है, सिंपल या स्मॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ रेगुलेटर है, ग्रोथ रेगुलेटर में दो चीजें रखी जाती है, क्या, आप देखो इधर, ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर हम दो चीजें बोल सकते हैं, एक तो जो फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन का मतलब जो प्लांट के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस हो, उनको क्या बोलोगे,
फाइटोहार्मोन, ठीक है। तो इसके अंदर आपका फाइटोहार्मोन है प्लस सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक हार्मोन, सिंथेटिक हार्मोन, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के आप क्या बोलते हो, ग्रोथ रेगुलेटर। बट मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि ये जो सिंथेटिक हार्मोन है, ठीक है, इनके पास में ये ट्रांसपोर्ट करने वाली कैपेबिलिटी नहीं होती। मतलब कि सपोज करो आपको अपने जो है कहते हैं प्लांट में कोई पर्टिकुलर हार्मोन की कमी हुई है, ग्रोथ रेगुलेटर की कमी हुई है, और उसको आप चाहो, उसकी जरूरत रूट में है और चाहो कि आप उसको लीफ में आप स्प्रे करा दो और इफेक्ट देखने को मिल जाए, तो नहीं देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब कि अगर रूट में जरूरत है तो आपको स्प्रे रूट पे ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनके पास में ट्रांसपोर्टेशन की एबिलिटी नहीं है। ये अपने आप को, मतलब प्लांट इनको ट्रांसपोर्ट नहीं कराएगा, प्लांट इनको ट्रांसपोर्ट नहीं कराएगा। इनको, इनका अगर इफेक्ट देखना है तो आपको इनको स्प्रेड कहां पे करना पड़ेगा, टारगेट ऑर्गन, ठीक है। तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ रेगुलेटर की, उनको देख लो। उससे पहले मैं, जैसे कि एनसीईआरटी में तो है नहीं है, नहीं कराऊंगा। जैसे मतलब कि सबसे पहले जो ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बताया था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम मैं पहले भी बता चुका हूं, सैक्स। कहां पे बताया, फोटोसिंथेसिस, जहां पे उन्होंने ये बोला था कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उन्होंने स्टार्टिंग यहीं से की कि कार्बोहाइड्रेट है, तो उन्हीं से बड़ा काम किया है प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने बोला था कि ये जो ग्रोथ रेगुलेटर हैं, या ये बोल सकते हो कि ये जो सब्सटेंस है उनको नाम दिया था ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। और जो फाइटो हार्मोन टर्म है, जो नेचुरली सिंथेसाइज्ड हार्मोन है, फाइटो हार्मोन, ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है थीमैन, उन्होंने दिया था। पर एनसीईआरटी में नहीं आएगा, नहीं श्योर नहीं आएगा, ठीक है। थीमैन ने दिया था फाइटो हार्मोन टर्म, ओके। कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ रेगुलेटर की, मुझे याद नहीं है। ठीक है, चलो लिखो। ये जो ग्रोथ रेगुलेटर हैं, दे वर्क ऑन कंसंट्रेशन बेस्ड। जितनी ज्यादा, मतलब जो पर्टिकुलर जो एक ऑप्टिमल कंसंट्रेशन है वो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। ऑप्टिमल कंसंट्रेशन, इसको कंसंट्रेशन बेस्ड मैनर लिख लो, बेस्ड मैनर, ठीक है। मतलब उनको अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए, ठीक है, इस तरह से लिख दो, दे रिक्वायर्ड इन ऑप्टिमल कंसंट्रेशन, optimal concentration, they required in optimal concentration to show their activity। उनको अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए एक ऑप्टिमल कंसंट्रेशन होना चाहिए। अच्छा, एक चीज ध्यान देना कि जैसे मैं यहां पे लिख दूं ऑप्टिमल, तो दो चीजें होंगी ऑप्टिमल, ठीक है। ऑप्टिमल में एक होगा सब ऑप्टिमल और एक टर्म है सुप्रा ऑप्टिमल। मतलब कि जो ऑप्टिमल कंसंट्रेशन है जिसमें एक्टिविटी, ऑप्टिमल में क्या होता है, मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। तो सब ऑप्टिमल वो है जहां पे मैक्सिमम एक्टिविटी, जो उसकी एक्चुअल एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं शो कर रहा, उसको बोलेंगे सब ऑप्टिमल। और सुप्रा का मतलब है कि आपने वो पर्टिकुलर चीज कुछ ज्यादा यूज कर लिया, सुप्रा ऑप्टिमल, इसकी जरूरत है यहाँ पे। तो सब ऑप्टिमल तो आपने देख लिया ना, ये कंसंट्रेट बेस्ड मैनर में, ठीक है, कि जो ग्रोथ रेगुलेटर है इनकी ऑप्टिमल कंसंट्रेशन चाहिए। अगर सब ऑप्टिमल कंसंट्रेशन दोगे तो हो सकता ना वर्क करे। मतलब आपने सोचा
कि प्लांट में जो है कुछ अच्छा सा प्रोडक्शन हो, इसके लिए आपको एक डेफिनेट अमाउंट की जरूरत थी और आपने सोचा कि यार थोड़ा सा वो कर लेते हैं, दिमाग लगा लेते हैं कि जहां पे सपोज करो 1 हेक्टेयर में सपोज 100 ml की जरूरत थी, आपने सोचा 2 हेक्टेयर में 100 ml डाल देते हैं, तो गेम हो गया उसका, कुछ नहीं होना है, ठीक है, कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो सब ऑप्टिमल कंसंट्रेशन में वर्क नहीं करेगा और सोच लिया कि यार 100 ml बोल रहा है, हम 200 ml डाल देते हैं, तो प्लांट की डेथ भी हो सकती है, प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट यही है कि इन सुप्रा ऑप्टिमल कंसंट्रेशन द ग्रोथ रेगुलेटर मे कॉज डेथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो आप लिख दो यहां पे इन सुप्रा ऑप्टिमल कंसंट्रेशन ऑफ, ये इन हटा लो यहां से, सुप्रा ऑप्टिमल कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर may cause डेथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की डेथ करवा सकता है, ठीक है। तीसरा वही जो कमेंट मैंने आपको बताया था कि जो सिंथेटिक हार्मोन है, सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर है, उनको आपको टारगेट ऑर्गन पे स्प्रे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिख दो सिंथेटिक ग्रोथ regulator needs to be spread at target organ, as plant can transport them, as plant can transport। एक और रहता है कोई, कौन सा, ऑप्टिमल तो मैंने लिख दिया बच्चे, ऑप्टिमल कौन सा, नहीं टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ रेगुलेटर ओनली इंड्यूस सोमैटिक चेंजेस, सिर्फ सोमैटिक चेंजेस इंड्यूस करता, नॉट जेनेटिक। मतलब जीन लेवल पे जाके वो कुछ चेंज नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल है, यहां पे मैं बोलूं एक ड्वार्फ प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। तो ड्वार्फ प्लांट के ऊपर अगर आपने जिब्रेलिक एसिड, जो कि एक ग्रोथ रेगुलेटर है, जिब्रेलिक एसिड, उसको अगर स्प्रे करोगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, टाल प्लांट। पर ये जो चेंज हुआ है, ये जो चेंज हुआ है, ये कौन सा चेंज है, सोमैटिक चेंजेस है, मतलब उसका बॉडी लंबा हो गया है, बट आप सोचो कि इसके जीन्स में जाके वो चेंज इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो वो नहीं है। तो सिर्फ सोमैटिक चेंजेस इनकॉर्पोरेट करता है, जेनेटिक नहीं। और बीएचयू ने एक टाइम पे, जब बीएचयू पीएमटी अलग होता तो उसने बड़ा दिमाग लगाया, उसने बोला कि हमने क्या किया, एक वो था ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। ड्वार्फ प्लांट को हमने ट्रीटमेंट दे दिया किससे, जिब्रेलिक एसिड से, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, टाल प्लांट। और इसकी क्रॉसिंग करवा दी हमने, सॉरी ड्वार्फ प्लांट से, इसकी हमने क्रॉसिंग करवा दी ड्वार्फ प्लांट से। तो पूछा F1 जनरेशन में आपको क्या मिलने वाला है, F1 जनरेशन में इतना रूल तो आपको पता ही ना, मेंडल का फर्स्ट रूल, ठीक है, ठीक है, ड्वार्फ ही होना चाहिए था। पर वहां पे सबको दिख रहा था ना कि ये भाई टाल हो चुका है, थोड़ा सा अगर दिमाग हटा
तो आप गड़बड़ कर दो। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि ये सिर्फ क्या इंड्यूस करता है, सोमैटिक चेंजेस, तो जो यहाँ पे इसका जीनोटाइप था वही जीनोटाइप इसका यहाँ पे भी रहेगा, और ये तो ऑलरेडी ये था, तो जो आएगा वो बेसिकली कौन सा प्लांट आएगा, ड्वार्फ प्लांट आएगा। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर से स्टार्ट करेंगे। काफी थकान अनुभव कर रहे हो तुम लोग।